बालाघाट नगर पुलिस अधीक्षक के तौर पर सेवाएं देने के बाद वैशाली सिंह कराहलिया का तबादला हुआ है। उनके स्थान पर नवागत सीएसपी के तौर पर मयंक तिवारी शाहपुरा जिला बैतूल से आए हैं और बालाघाट नगर पुलिस अधीक्षक का उन्होंने कार्यभार संभाला है। उनके पुलिस सेवा में शामिल होने की कहानी बेहद दिलचस्प है, जबकि सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को संजीदगी के साथ सुलझाने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सीएसपी के तौर पर उन्होंने साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकता बताई है। साथ ही बालाघाट शहर में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कानून और शांति व्यवस्था के लिए बेहतर प्रयास किए जाने का भरोसा दिलाया है। सीएसपी मयंक तिवारी से जुड़ी जानकारी में पता चला कि वे शहडोल के निवासी हैं और साल 2019 बैच के हैं, जिनका प्रोविजन पीरियड सीधी में रहा है, जिसके बाद उन्होंने मुल्ताई का चार्ज संभाला, बीएससी की पढ़ाई कर पीएससी की तैयारी की और चौथी रैंक हासिल कर सफलता दर्ज की। उन्होंने बताया कि वे प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते थे, लेकिन उनका सपना पुलिस विभाग में सेवाएं देने का रहा है, जिसे उन्होंने लक्ष्य बनाया और आज वे पुलिस सेवा से जुड़ गए हैं। जानकारी में बताया गया कि 11 दिसंबर 2025 को उन्होंने डीजीसीआर द्वारा सनसनीखेज अंधे हत्याकांड के मामले को सुलझाने के लिए बेहतर कार्य करने पर प्रोत्साहित कर सम्मानित किया जा चुका है। इस मामले से जुड़ी जानकारी में सीएसपी तिवारी बताते हैं कि वर्ष 2024 का ये प्रकरण शाहपुर थाने का था, जहां पर एक व्यक्ति की जली हुई लाश बरामद हुई थी। अंग जल चुके थे, लेकिन केवल खोपड़ी बची थी, जिस पर शिनाख्त भी मुश्किल थी और हत्यारों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था, जिस पर उन्होंने आसपास के थानों में गुमशुदगी को लेकर जानकारी जुटाई और संबंधित मामलों में एक गुमशुदा के पिता का डीएनए सैंपल के लिए भेजा, जो मृतक के साथ मैच कर गया और इस मामले में पड़ताल करते हुए उन्होंने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक अपचारी बालक भी हत्याकांड में शामिल था। अभी मैं वर्तमान में मैंने अभी चार्ज संभाला है नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट के रूप में। इससे पहले मैं शहडोल एजेके में रह चुका हूं और अभी मेरी जो इमीडिएट पोस्टिंग थी वो एसडीओपी शाहपुर बैतूल में थी और उसके बाद मुझे जस्ट यहाँ पोस्टिंग मिली है, तो ये मेरी तीसरी पदस्थापना है। जी, साल 2018 में आपकी 4th की तरफ आया है, इसके पीछे क्या कारण रहे और क्या? इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं था, बस समानता 99% टाइम ऐसा होता है कि जो लोग जिनकी रैंक ज़्यादा आती है वो डिप्टी कैप्टन लिखते हैं, बट मेरा एक बचपन से एक सपना था यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का और ये एग्ज़ाम के माध्यम से मुझे डीएसपी पद के माध्यम से ये मैं पूरा कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी पहली प्राथमिकता डीएसपी रखी थी और मैं इसलिए अभी यहाँ पर पदस्थ हूँ। तो मैंने खुद से चॉइस किया था और ये मेरा मतलब एक ड्रीम था और एक खुद की एक पसंद थी, इस कारण से इसमें कोई ऐसा विशेष कारण नहीं, सामान्य मेरा व्यक्तिगत अभिरुचि का विषय। इनिशियली ड्यूरिंग द स्कूल कुछ लोगों को देख के प्रेरणा जरूर मिली, बट 2010 एक ऐसा वर्ष था जहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे अब सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जब मेरा एडमिशन हुआ तो इसी कारण से मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था कि मैंने उस समय से सोच लिया था। तो कह सकते हैं कि स्कूली टाइम से ही मैंने एक धारणा बना ली थी और उसके लिए निरंतर प्रयास भी करता हूँ। जी, सबसे ज़्यादा हाँ, जैसे आपने अच्छी रिसर्च की मेरे बारे में, 2013 मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तब मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं दिया था 13 और 14 का अटेम्प्ट, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था और यूपीएससी भी दे रहा था। बट 13-14 तो मैंने बहुत प्रिपेयर करके नहीं दिया, 15, 16, 17 का एग्ज़ाम मैंने प्रिपेयर करके दिया था, बट मेरा प्रीलिम्स ही 5 बार नहीं निकल पाया था। तो मुझे एक जो कारण लगा कि मैं फैक्ट्स को रिटेन करने, रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, तो ये कारण लगा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। क्या कुछ मामला था सर, वो थोड़ा बताइए। वो एक प्रकरण था जिसमें एक अज्ञात जो जला हुआ में एक जगह घटना स्थल पे एक जली हुई बॉडी का अवशेष मिलता है। उस बॉडी में कुछ हड्डियां और एक सिर, मतलब जो कंकाल मतलब सिर होता है वो बचा हुआ था। तो चूंकि वो बॉडी भी अनआइडेंटिफाई थी, तो सबसे पहले हमारा चैलेंज था कि उस बॉडी को आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में जो मृतक है वो कौन है। तो उसको आइडेंटिफाई करने में हमको लगभग 2 से 3 महीने लगे, चूँकि हमने बहुत सारे मिसिंग कंप्लेन अपने ज़िले के आसपास के ज़िलों के और रदर देन दूसरे स्टेट के भी सर्च की। उसमें से हमें एक क्लू मिला कि प्रोबेबली ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो जगह था वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों का आश्रय स्थल था, तो उससे हमने कनेक्शन लगाया। उसके बाद जब हमने उसको आइडेंटिफाई किया तो उसके हमने फादर मदर का डीएनए मैच कराने के लिए भेजा, चूँकि हमको उसके कंकाल से हड्डी प्रिजर्व कराई थी। तो देन उसके बाद वो डीएनए मैच हुआ तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति है। देन उसके बाद हमने फिर उसमें 6 आरोपी, एक बाल अपचारी को राउंड अप किया था
और इसी संदर्भ में मुझे दिसंबर 11 दिसंबर 2025 को DGCR पुरस्कार सम्मानित किया। जानकारी में उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिसके अनुसार सामान्य पुलिसिंग और यातायात समस्या को लेकर आगामी समय में काम किया जाएगा। विशेषकर आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण और साइबर फ्रॉड के मामलों को सुलझाने के साथ ही जागरूकता पर भी उन्होंने जोर दिया है। चोरियों के लंबित मामलों में आरोपियों को पकड़ने और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करने की बात। सर, बालाघाट शहर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या चैलेंजेस अभी आपको लग रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी नवागत मैंने भी चार्ज लिया है, बट फिर भी मेरे बालाघाट शहर को लेके जो प्राथमिकता रहेगी वो 2-4 जो मुख्य बिंदु हैं, उसमें एक तो है कि बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहे और साथ ही साथ जो यातायात एक शहरों को लेके एक विशेष विषय होता है यातायात, जिससे किसी भी आम जन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं प्रयास करूँगा कि ट्रैफिक का जो रूल एंड रेगुलेशन है, वैसे बालाघाट अन्य ज़िलों की तुलना में काफ़ी फॉलो हो रहा है ट्रैफिक रूल्स, बट मैं उसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करूँगा। फिर उसके बाद जो भी अपराध होते हैं उनका निराकरण शीघ्र करके और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूँगा। सर, साइबर फ्रॉड भी यहाँ काफ़ी तादाद में होते हैं, आपने भी देखा होगा, तो उसके लिए अब क्या प्रयास रहेंगे? मैं साइबर फ्रॉड वाला विषय जैसे आपने बताया मुझे, तो मैं अभी सभी अपने जो तीनों थाना प्रभारी उनसे चर्चा करके उनके संबंध में क्या रिपोर्टें हैं और कैसे लोग प्रभावित हैं, क्या पैटर्न है यहाँ का और क्या तरीका है यहाँ पर पुलिस उसके किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की तरीका अपना रही है, तो उसमें चर्चा करके मैं आगे इस पर कुछ कह पाऊँगा। अभी वर्तमान में मेरे संज्ञान में भी ज़्यादा नहीं है, बट मैं ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हर जगह भारत जैसे देशों में जहाँ पे डेवलपिंग इकॉनमी तो साइबर थ्रेट एक तो है, तो यहाँ भी होगा, बट स्पेसिफिक रूप में मैं थोड़ा इस पर विस्तृत अध्ययन करके आपको बता पाऊँ।